हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। तो देखते हैं शॉक क्या है। ये एक कंडीशन है, ये क्लिनिकल इमरजेंसी है जहाँ पे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी के नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। तो क्या बोला है डेफिनेशन में, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द सेल। मतलब बॉडी को जो ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो बॉडी दे नहीं पा रहा है। एडिशनली उसी टाइम पे बॉडी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इन्फेक्शन के कारण टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको भी निकालने के लिए फेलियर है इस कंडीशन में। ये क्यों हो सकता है? अभी ये होगा कार्डियक पंप के फेलियर की वजह से, सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से, या तो जो बॉडी में टोटल वॉल्यूम है उसी के कम होने से ये हो सकता है। तो ब्लड फ्लो ही कम हो जाएगा टिश्यूज पे। एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो उसमें क्या है, शॉक गिव्स राइज टू सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन कॉज्ड बाय रिडक्शन ईदर इन कार्डियक आउटपुट और इन इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। हाइपोपरफ्यूजन मतलब क्या है? अब जो भी ब्लड टिश्यूज में जा रहा है वो परफ्यूज जो कर रहा है वो कम हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। हाइपोपरफ्यूजन होने के कारण जो भी सेल्स का नीड है वो फुलफिल नहीं होगा। तो एक बार शॉक एस्टैब्लिश होने से पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। हाइपोटेंशन के कारण जो ब्लड टिश्यूज को जा रहा है वो कम होगा, सो पेशेंट इज इन हाइपोपरफ्यूजन स्टेट। फिर सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। सेलुलर हाइपोक्सिया होने से एक टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंजरी में पेशेंट जाएगा। इस टाइम पे बॉडी फिर भी इसको कंपनसेट करके कुछ कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। बट अगर शॉक कंडीशन ऐसे ही परसिस्ट होगा तो जो इंजरी है सेलुलर वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे जाके पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ओके, ये एक और पैथोफिजियोलॉजी की स्लाइड है। सो आइडियली इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया के वजह से वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, टिश्यू डैमेज से ऑर्गन फेलियर से पेशेंट का डेथ हो जाएगा। ओके, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या है जिससे बॉडी इस कंडीशन को मैनेज करने को देखता है? तो एज सुन एज शॉक स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अभी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो फर्स्ट जो होगा, जो रिसेप्टर्स है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। ओके, तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच को सिग्नल देगा एडीएच रिलीज करने के लिए। एडीएच फर्दर वैसोप्रेसिन को रिलीज करेगा जो बीपी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो वंस बीपी इज इंक्रीज्ड तो हाइपोटेंशन कंट्रोल होगा। एडिशनली वैसोप्रेसिन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे भी काम करेगा और रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो वाटर रिटेंशन करेंगे। वाटर रिटेंशन करने से क्या है, जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एसीटीएच हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, एसीटीएच जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा और उधर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करेगा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि पेशेंट का जो मेटाबॉलिक नीड है वो फुलफिल हो सके। फिर पेशेंट शॉक में है ये हमें कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन हिज साइंस एंड सिम्टम्स। तो पेशेंट जो है वो सिक दिखेगा, इल दिखेगा, फिर उसका मेंटल स्टेटस अल्टर हो सकता है। पेशेंट का स्किन जो है वो कूल लगेगा, या तो एक्सट्रीमिटीज जो है वो कूल्ड कामी लगेंगे। पेशेंट का जो पल्स है वो वीक या थ्रेडी पल्स हो जाएगा और इवेंचुअली वो एब्सेंट हो जाएगा। पेशेंट का बीपी जो है वो कम होगा और देयर विल बी ट्रैकीकार्डिया। ये है टाइप्स ऑफ शॉक। तो टाइप्स है हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। हम इनको वन बाय वन देखेंगे। अभी जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है और ये हेमोरेज के कारण होता है। अभी हाइपोवोलेमिक मतलब जो वॉल्यूम है वही पेशेंट में कम हो रहा है, इसके वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक अकर्स ड्यू टू रैपिड रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम
और प्लाज्मा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो ही कम हो रहा है। अब ये क्यों हो सकता है? ये मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग के वजह से हो सकता है। तो हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब होगा? या तो पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग है, डायरिया है, लूज मोशन है। फिर बर्न्स के पेशेंट में भी बहुत सारा फ्लूइड लॉस होकर पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकता है। अदर कॉजेज एब्डोमिनल एसाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, डायबिटिक मेलिटस, डायूरेटिस, यूरेटिक्स का ओवर यूज करने से भी पेशेंट जाएगा। कोई भी शॉक का पेशेंट अभी 3 स्टेजेस में जाएगा। एक है इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव फेज, जहां पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म होल्ड करेंगे। फिर अगर वो शॉक का कॉज कंटिन्यू होगा तो एक प्रोग्रेसिव स्टेज में पेशेंट जाएगा, जिसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज द इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन परसिस्ट होगा, हाइपोक्सिया परसिस्ट होगा और एंड ऑर्गन डैमेज होकर पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो ये है टेबल ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक। आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल में एक बार देख सकते हैं। अभी हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होता है देखेंगे। लाइक आई सेड, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप एक टैंक को इमेजिन करोगे, टैंक का वॉल्यूम कम होने से वो जहां जहां उसको सप्लाई करेगा उधर वो कम सप्लाई करेगा। सो देयर इज डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन और पेशेंट एक कंडीशन ऑफ शॉक में जाएगा। अभी इसके अलग अलग टाइप्स क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस की वजह से हो सकता है। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भी कम होने से हो सकता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लीडिंग या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ये कुछ अलग कॉजेज हैं, जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव डायरेसिस, बर्न्स, ट्रॉमा, इंटरनल एक्सटर्नल पेनिट्रेटिंग इंजरीज। इंटरनल कॉजेज में इंट्रावेस्कुलर इंटीग्रिटी लॉस होने से, इंक्रीज परमिएबिलिटी से, सच एज साइटिस, ये कुछ और कॉजेज है हाइपोवोलेमिक शॉक के। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो बेसिकली डिक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम विल कॉज डिक्रीज वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न कम होने से जो हार्ट में वेंट्रिकल्स है वो कम फिल होंगे, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकल कम फिल होंगे, जो वॉल्यूम बाहर निकलेगा तो वो भी कम होगा, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम कॉजिंग इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अभी ये है असेसमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ शॉक। तो ये हाइपोवॉलेमिक या हेमोरेजिक शॉक को हम परसेंटेज में देखेंगे। सो लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा तो पेशेंट का पल्स रेट अभी भी 100 के नीचे होगा, बीपी पल्स प्रेशर नॉर्मल होगा, कैपिलरी रिफिलिंग नॉर्मल होगा, रेस्पिरेटरी नॉर्मल होगा। पेशेंट थोड़ा एंग्शियस और रेस्टलेस लगेगा और इस कंडीशन में हम 1 to 2 लीटर्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स देके पेशेंट को मेंटेन करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 to 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस में पेशेंट का पल्स रेट इंक्रीज होके जो बीपी है वो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। पोस्चरल ड्रॉप भी हम देखेंगे, पल्स प्रेशर जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगा और कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, बहुत एंग्शियस दिखेगा पेशेंट। इसमें भी हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दे के रीइवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेजेस जो है वो 30 to 40 या 40 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लॉस है। इनमें पेशेंट का पल्स रेट 120 से 140 के ऊपर जा सकता है। सिस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर आगे जाके और कम होगा। कैपिलरी रिफिलिंग मोर देन 3 सेकेंड और एब्सेंट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट और इंक्रीज होगा। पेशेंट कंफ्यूज्ड, लेथार्जिक या अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसमें हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे, फिर से रीइवैल्यूएट करके वी विल कंसिडर गिविंग कोलॉइड रिप्लेसमेंट, ब्लड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट और यूरिनरी आउटपुट को भी हम पेशेंट के मॉनिटर करके रिप्लेसमेंट करेंगे। एडिशनली जो कॉज है उसको भी हम ट्रीट करेंगे। अब हम देखते हैं अदर सिम्टम्स। ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिपनिया, वीक थ्रेडी पल्स, जैसे मैंने बोला पल्स इंक्रीज होगा और बीपी डिक्रीज होगा। स्किन कोल्ड कामी रहेगी, पेशेंट का मेंटल स्टेटस ये होगा और यूरिनरी आउटपुट जो है वो रिड्यूस होते होते कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो गोल इज टू रिस्टोर द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, टू इंक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन और जो कॉज है उसको करेक्ट करना है। तो रिकॉग्नाइज करके पेशेंट को शॉक में हम उसको रिप्लेसमेंट देंगे, ड्रग्स देंगे, वैसोकंस्ट्रिक्टर देंगे जिससे बीपी पेशेंट का कंट्रोल हो एंड सम अदर सपोर्टिव ड्रग्स कैन बी गिवन।
ये जनरल मैनेजमेंट है जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करके ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट का एबीसी मॉनिटर करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को एस्टैब्लिश करके पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे, एक आईवी लाइन एस्टैब्लिश करेंगे। क्रिस्टलॉइड्स मोस्टली हम लोग फर्स्ट प्रेफर करके रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, इसको हम देंगे। पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे और पेशेंट को हम ट्रेंडलेनबर्ग में पोजीशन करेंगे या हेड लो पोजीशन में रखेंगे। कुछ और ड्रग्स भी हम लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है, सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, तो हम सर्जरी भी इनिशियली कंसीडर करेंगे। फिर जो अंडरलाइंग कॉज है उसको भी हम ट्रीट करेंगे फॉर शॉक। नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉक है कार्डियोजेनिक टाइप ऑफ शॉक। अभी जैसे नेम सजेस्ट करता है कार्डियोजेनिक, मतलब हार्ट से रिलेटेड ये शॉक है। और हार्ट से रिलेटेड जब कोई कंडीशन होगी और हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, टिश्यूज तक ब्लड नहीं जाएगा, तब हम उस टाइप को कार्डियोजेनिक शॉक करके बोलेंगे। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट ड्यू टू इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, मतलब हार्ट का जो मसल है उसमें कोई डैमेज है। और एक और चीज ये हो सकती है कि जो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है बट वो कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट होके आउटफ्लो या उसका फ्लो बाहर तक नहीं जा रहा है। बहुत कॉमनली हम इसको मायोकार्डियल इशेमिया, कार्डियक शॉक ऐसे कंडीशंस में देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? पेशेंट हैविंग प्रीवियस मायोकार्डियल डैमेज, डायबिटिक मेलिटस, एज ऑफ द पेशेंट, प्रीवियस एमआई, डिसरिदमिया, अरिदमिया, ये कुछ और रिस्क फैक्टर्स है शॉक के। कॉजेज क्या है? एमआई, वल्वुलर रिगर्जिटेशन, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड सम अदर कॉजेज रिलेटेड टू द कार्डियक डिसीजेस। अभी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्या होगा? इधर इशेमिया और इंजरी होगी और जो मायोकार्डिया है उसका डिसफंक्शन होगा। डिसफंक्शन होने से देयर इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों कम होने से पेशेंट को क्या होगा? हाइपोटेंशन में जाएगा। हाइपोटेंशन से जो कोरोनरी परफ्यूजन है वो कम होगा, जो एंड ऑर्गन्स है उनको ब्लड कम मिलेगा एंड देयर इज प्रोग्रेसिव कार्डियक डिसफंक्शन कॉजिंग डेथ इन द पेशेंट। कार्डियक आउटपुट कम होने से भी देयर इज सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन और कंपनसेटरी वैसोकंस्ट्रिक्शन दिखेगा पेशेंट में। फिर जो मायोकार्डियल इशेमिया इंजरी हुआ है उससे सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, देयर इज इंक्रीज्ड एनोसिंथेसिस एंड देयर इज वैसोडाइलेटेशन। फिर हम देखते हैं सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक जैसे टर्म बोलता है ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है और पेशेंट में सेप्सिस हो जाएगा। सो इट इज अ कंडीशन दैट अकम्पनीज इन्फेक्शन, बट हाउ पेशेंट को या तो एक साइट में इन्फेक्शन है और उसके बाद फुल बॉडी में वो फैल रहा है और सिस्टमिक इन्फेक्शन कर रहा है, और द पेशेंट है सिस्टमिक इन्फेक्शन और पेशेंट वीक है इसलिए वो सेप्टिक शॉक में जा रहा है। हम देखते हैं इन्फेक्शन इधर इज कन्फाइंड टू लोकल साइट फ्रॉम विच टॉक्सिन्स आर एब्जॉर्ब्ड और एसोसिएटेड विद इन्वेजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो फुल ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होकर पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाएगा। इसके बहुत कॉमन कॉजेज क्या है? इन्फेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन, या तो कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया से ये हुआ है इसलिए पेशेंट सीरियस हो गया है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सुपर एंटीजन की वजह से हो सकता है, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया से हो सकता है, बट पहले के जो दो कॉजेज है वो बहुत कॉमन है। किन पेशेंट में ये ज़्यादातर होगा? पेशेंट्स जो एक लाइफ सपोर्ट पे है, हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे कि पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है, एज ऑफ द पेशेंट, जो जिसको कोई डिबिलिटिंग डिजीज है जैसे कि कैंसर, जैसे कि HIV, इन्वेजिव प्रोसीजर्स जिसमें ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें सर्जरी ज़्यादा हो रही है, जो एंड स्टेज कैंसर का पेशेंट है, फिर पेशेंट की इम्यूनिटी जब पहले से ही कम है जैसे कि मैलिग्नेंसी, जैसे कि HIV, इन सब पेशेंट में सेप्टिक शॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिसके वजह से ये हो सकता है? तो वो ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। क्लेप्सियला भी है बट ये दोनों कॉमन है। ये पैथोफिजियोलॉजी होगी। इन्फेक्शन से एक्सेसिव होस्ट रिस्पॉन्स होगा क्योंकि पेशेंट वीक है। होस्ट फैक्टर्स जो है वो सेलुलर डैमेज करेंगे क्योंकि वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स दे रहा है, इसके कारण ऑर्गन डैमेज हो सकता है और एडिशनली पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो ये एक चार्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कैसे प्रोग्रेस होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में सिर्फ एक इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म आएगा और पेशेंट को इन्फेक्शन करेगा। सेप्सिस में क्या होगा? इन्फेक्शन के कारण
देर इज एडिशनल होस्ट रिस्पॉन्स। सेप्टिक शॉक में क्या होगा, पेशेंट साइंस ऑफ शॉक दिखाएगा विथ साइंस ऑफ इन्फेक्शन। तो इंक्रीज पल्स, डिक्रीज बीपी, इंक्रीज मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, ये सब होगा। ये परसिस्ट होने से पेशेंट में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में कन्वर्ट होगा और इसका मॉर्टेलिटी भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ शॉक। इसमें क्या है, जो कार्डियक पंप है, जो ब्लड वॉल्यूम है, ये सब नॉर्मल है, पर जो ब्लड है वो रीच नहीं हो रहा है टिश्यूज तक। सो कार्डियक पंप एंड ब्लड वॉल्यूम आर नॉर्मल बट ब्लड इज नॉट रीचिंग द टिश्यू। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है थ्रू माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसके टाइप्स है एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, और हमारा सेप्टिक शॉक भी इसी वैरायटी में भी आता है। तो लेट्स सी व्हाट इज एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक मतलब एक रिएक्शन है जो एक बहुत सीरियस रिएक्शन होके पेशेंट को शॉक के सिम्टम्स आएंगे। तो एनाफिलेक्टिक शॉक देर इज डिक्रीज्ड सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, और पेशेंट क्या दिखाएगा, एक ड्रग या आइटम के लिए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाएगा। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, इधर इट इज ड्यू टू सम ड्रग और बाय ड्रग इंड्यूस आइट्रोजेनिक, गलती से कोई पेशेंट को ड्रग दे दिया जिसको वो एलर्जिक है, या तो पेशेंट का एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू एलर्जेंट, या पेशेंट का कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज है और फिर वो फ्लेयर अप हो सकता है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग साउंड, रैशेस हो सकते हैं, फेशियल इडिमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इडिमा हो सकता है। दिस इज हाउ एनाफिलेक्टिक शॉक विल शो इन द पेशेंट। ये सब इन्फ्लेमेटरी साइंस है पेशेंट में एनाफिलेक्टिक शॉक से। फिर आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक एक कॉम्प्लिकेशन है एनेस्थीसिया का, मोस्टली स्पाइनल एनेस्थीसिया का। इसमें हम क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी इंजरी होगी, इंजरी के कारण जो वैस्कुलर टोन है वो बिगड़ जाएगा। सो इट इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ड्यू टू इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें वैसोडाइलेटेशन के कारण वेनस रिटर्न हैम्पर होगा और पेशेंट का कार्डियक आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब होगा। दिस इज हाउ न्यूरोजेनिक शॉक विल हैपन। तो ये इसमें भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है अगर हम टू मच फ्लूइड दे रहे हैं, वैसोप्रेसेंस देना पड़ सकता है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया है इस कंडीशन में, और हम इनको टेंडलंग पोजिशन देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक